नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम में क्या है खास, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात संसद में कामकाज की, जहां आज नया आयकर कानून का बिल पेश किया गया, तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट भी आज संसद में पेश कर दी गई। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर क्यों मचा है घमासान, इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मणिपुर में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। अमेरिका दौरे में पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों के साथ ही रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर हो सकती है बात। पीएम ने कहा, भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। संसद में पेश हुई वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट, विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा, बगैर किसी संशोधन के पेश की गई रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। चौसठ साल बाद आयकर कानून में बदलाव के लिए वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर विधेयक। सदन की प्रवर समिति को भेजने का किया गया अनुरोध। आयकर नियमों को बनाया जाएगा सरल। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर हुई चर्चा के जवाब के साथ ही बजट सत्र का पहला चरण पूरा। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास को हासिल करने वाला है बजट। 10 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। और इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में लागू हो गया है राष्ट्रपति शासन। गृह मंत्रालय ने इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था बीते दिनों। उसके बाद में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है और गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो गया है। हम जानते हैं कि लंबे समय से मणिपुर में एक प्रकार से जातीय हिंसा का एक समय चल रहा था, जिसको कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। स्थिति हालांकि सामान्य है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी थी जिसको नियंत्रण करने के लिए तमाम प्रयास करने पड़े हैं सुरक्षा बलों को लेकर। लेकिन मौजूदा समय में घटनाक्रम बदला है। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने बीते दिनों इस्तीफा दिया। उसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हुआ राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर, और गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर, क्या है पूरी खबर और क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरी खबर को लेकर? सुधाकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सुधाकर, इस खबर को लेकर क्या पूरा अपडेट बताएं थोड़ा विस्तार से। जी आर्यन, 9 फरवरी को आपने जैसा बताया, एन वीरेन सिंह जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद जो पूरी परिस्थितियां बनी उसको ध्यान में रखते हुए, और निश्चित तौर पर इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। हम जानते हैं कि बीते कई महीनों से जिस तरह की राज्य में स्थिति थी, और खास तौर से केंद्र सरकार जिस तरह से इसका समाधान चाहती थी, शायद उस ओर बढ़ता हुआ पूरा परिस्थिति नहीं दिख रही थी। और उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हो, और खास तौर से जो गवर्नर हैं इस वक्त अजय भल्ला, राज्य के गवर्नर, उनकी जो रिपोर्ट आई केंद्र के पास, गृह मंत्रालय के पास, उस रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। और अधिसूचना अभी कुछ देर पहले ही जारी की गई है, जिसके बाद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो गया है जी। और एक तरह से अब जो केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से वहाँ जो शासन प्रशासन है उसको देखेगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि राज्य में फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र का जरूर एक
लक्ष्य है कि जल्द से जल्द वहाँ जो 1.5-2 साल पहले जिस तरह की सामान्य परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां बने। बिल्कुल, वो जो बहाल की जाए। जातीय सुधाकर, आप हिंसा बने के- रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी नंदू सिंह भी इस वक्त इम्फाल से जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। नंदू, ये बताइए कि इस खबर पे, जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसले की खबर पहुंची है, वहां से स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अभी के हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेसिडेंट रूल के बारे में तो सभी तो सोच रखा है पहले से। तो हम ऐसा सोचा नहीं था कि हम सोचा था एनिमेटेड सस्पेंशन होना चाहिए, ऐसा सोच रहा था पहले, क्योंकि ये हमारा जो असेंबली है वो फुल मौजूद, वो फुल फ्लेजेड है। बीजेपी का जो भी वो दे एंजॉयिंग द मेजोरिटी, तो पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली to have the president's rule directly. They were expecting this 6 months, this part of president's rule, suspended animation, but it just came as a shock. पूरा वो शॉक हो गया है लोगों को इस बात सुनने से। तो उसमें मणिपुर सरकार का तो they have already this assembly has been closed down, and president's rule has come. So all the this all the authority, direct control will be from the center, and executive authority is executed through our honorable governor Ajay Kumar Bhalla. So the decision was taken कि हमारा जो गवर्नर का जो रिपोर्ट भेजा गया है प्रेसिडेंट को, उसको सेटिस्फाइड हुआ, इसीलिए हमने उसमें लागू किया है प्रेसिडेंट्स रूल मणिपुर में आज ही। तो इधर का पहले से तो थोड़ा ऐसा जाता था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का ऐसे छोटा बिल्कुल, नहीं था। बिल्कुल नंदू सिंह, आप जो बात करें, जब ये खबर अचानक से आई है तो सभी लोगों को लग रहा कि हाँ, इस प्रकार का एक बड़ा फैसला लिया गया। नंदू सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। सुधाकर भी हमारे लगातार सहयोगी बने हुए हैं। सुधाकर, अजय भल्ला जो कि राज्यपाल हैं, अब एक तरीके से राष्ट्रपति के माध्यम से जो वहाँ पे फैसले लेने जाने हैं, उस पर वो फैसला लेते नजर आएंगे। एक कुशल प्रशासनिक अनुभव उनके पास भी है, गृह मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और राज्यपाल के आधार पर भी वहाँ पे उन्होंने थोड़ा अच्छा बेहतर समय बिताया है। तो अब एक तरीके से उम्मीद की जाए कि बातचीत के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से, तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके, बातचीत करके जो एक समाधान निकालने का प्रयास होगा, वो शायद और बेहतरी से निकलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सुधाकर जी अरिन, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हालांकि एक परंपरा रही है कि जो 2 विधानसभा का सत्र है उसमें 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो पिछले 12 अगस्त को हुआ था पिछला सत्र मणिपुर विधानसभा का, तो वो 12 फरवरी को वो 6 महीने का सत्र का टाइम पूरा हो गया था, तो विधानसभा भी नहीं बुलाई जा सकी। लेकिन इसके भी इंस्टांसेस है कि 6 महीने के पार भी जाकर विधानसभा के सत्र आयोजित हुए, तो इसके भी अपवाद है। तो ये कोई एक कारण रहा होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मूल जो कारण मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये जरूर चाहते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थिति बनी है आज, जो पूर्वोत्तर एक तरह से टूरिज्म और तमाम चीजें, मणिपुर में भी वो स्थितियां जो पहले थी 1.5-2 साल पहले, उस तरह की स्थिति मणिपुर में जल्दी से बहाल हो। सुधाकर, मैं लौटता हूं आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार नावा ठाकुरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मणिपुर के लगातार बदले इस घटनाक्रम पे बात करते हैं। नावा ठाकुरिया जी, स्वागत है आपका। आपका रिएक्शन समझना चाहेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये फैसला मणिपुर में स्थायी तौर पे शांति स्थापना और विकास की पूरी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिहाज से कितना मददगार साबित होगा? एक तो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, वो राष्ट्रपति शासन होना ही था। और बीरेन सिंह गवर्नमेंट का पॉपुलैरिटी बहुत कम हुआ था, क्योंकि 1.5 साल से ये गंडगोल हो रहा है। एक बार तो बीरेन सिंह ने पदत्याग करने का नाटक भी किया था, उन्होंने कहा कि उनका सपोर्टर ने उसको फाड़ दिया। ये तो नहीं हो सकते, चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन कोई फाड़ सकता है क्या? नहीं फाड़ सकते। लेकिन ही इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। तो उसके बाद तो कुकी और मेइटे का जो कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर वो नहीं गया, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया ओपोजिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति शासन इन्वाइटेड है, वो होना ही था।
अभी जो राष्ट्रपति होगा तो थोड़ा बहुत सख्त अगर एक्शन होगा, क्योंकि वो म्यांमार बॉर्डरिंग स्टेट है और म्यांमार का हालत अच्छा नहीं है, उसमें एक किस्म की एक सिविल वॉर चल रहा है। तो अगर बॉर्डरिंग फेंसिंग नहीं है, पोरास बॉर्डर है, म्यांमार से कोई भी लोग आते हैं, कोई भी लोग जाते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग होता है, आर्म्स स्मगलिंग होता है, तो इससे तो राष्ट्रीय शासन अच्छा है, क्योंकि अभी इससे कोई बदला और इसका सारा कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है तो मेइटे गवर्नमेंट को, कुकी ने कहा कि ये तो बीरेन सिंह मेइटे गवर्नमेंट का, मेइटे का कम्युनिटी का है, तो हमारे लिए वो नहीं सोचेगा। तो इसलिए कुकी, मेइटे, नागा इन्हीं को मिलाकर राष्ट्रपति शासन अगर कोई अच्छा काम करते कदम देते हैं तो हो सकते हैं 6 महीने के अंदर एक थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन मणिपुर में आ जाएगा। लेकिन मणिपुर का सिचुएशन पहले भी खराब है, लास्ट 3-4 साल अच्छा हुआ है, लेकिन उससे पहले इससे ज्यादा खराब था। ठीक है, मतलब स्थिति भले ही एक तरीके से चिंताजनक है, लेकिन फिर भी बहुत पहले के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति में काफी सुधार आया। सुधाकर, यही बात मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि राज्यपाल अजय भल्ला के कुशल प्रशासनिक अनुभव एक लंबा रहा है, उस नाते अब आगे का रास्ता किस तरह से देखा जाए? जो प्रकार की स्थानीय चिंताओं का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए आर्यन, मेरा मानना है कि आप किसी समाधान की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब आप समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक समाधान की दिशा में जो भी केंद्र सरकार चाहती है यहाँ जिस तरह की परिस्थिति, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम, उसको एक तरह से मानना और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो पॉलिटिकल बात है, जातीय संघर्ष की स्थिति थी, हम जानते हैं, और इसमें कई वर्ग ऐसे हैं जो चाहते थे कि इस तरह के राष्ट्रपति शासन के जरिए ही सभी वर्गों को एक मंच पर लाया जा सकता है या रिकंसिलिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा जिसकी तरफ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी इशारा कर रहे थे, सुरक्षा परिदृश्य। देखिए, मणिपुर की स्थिति का असर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों पर ना पड़े, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी थी कि कई विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, हथियारों की सप्लाई हो रही थी, तो वो तमाम चीज़ें उसका असर मणिपुर में और मणिपुर के से सटे राज्यों में ना पड़े, वो चीज़ें ना बिगड़े। तो इसको भी संभालना एक बहुत ज़रूरी कदम था। तीसरा, निश्चित तौर से अजय भल्ला, उनका एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं आर्टिकल 370 की स्थिति जो जम्मू कश्मीर में, उसके बाद उन्होंने किस तरह से उसको संभाला, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कन्फ्लिक्ट जोन्स में से कैसे इलाकों को बाहर निकाला जाए। आज जब वो राज्यपाल हैं तो वो अगर उनके हाथ में सीधे तौर पे शासन है तो वो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ साथ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ करना है, तो वो सीधे इन्वॉल्व होके और केंद्र के भरपूर मदद से वो तमाम काम कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी साझेदारी बहुत अच्छी रही है इस मामले में। तो मुझे लगता है ये कुछ एक पहलू है। और आज जब मणिपुर पहले उस तरह की बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए मणिपुर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों जैसा बने आने वाले कुछ महीनों में, तो ये मुझे लगता है एक टारगेट रहेगा केंद्र सरकार। बिल्कुल, शायद यही कोशिश होगी किस तरीके से स्थायी शांति आए, सभी स्टेक होल्डर्स की बात को आगे रखते हुए आगे समाधान की ओर बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में नवा ठाकुरिया जी आपका जुड़ने का, सुधाकर आपका, और नंदू सिंह हमारे सहयोगी जुड़े थे, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि वक्फ पर जेपीसी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई, उस पर तकरार पक्ष और विपक्ष में क्यों बढ़ गया, इस खबर पे होगी हमारी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1213। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है। रक्षा, सुरक्षा, निवेश, ऊर्जा समेत तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। तो आपसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिहाज से आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए दोनों नेताओं की वार्ता पर सभी की निगाहें भी लगी हुई हैं। पीएम मोदी अमेरिका में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे तो भारतीय उद्योगपतियों से भी वो संवाद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी ही देर में वो मुलाकात होने वाली है जिस पर भारत ही नहीं दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार तड़के 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा है। पीएम मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी पिछले महीने ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। पीएम मोदी वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों देश अपने लोगों के लाभ और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। ऐसे में ये मुद्दे भी वार्ता में आ सकते हैं। The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office, shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद समुदाय के सदस्य ब्लेयर हाउस में एकत्र हुए। उन्होंने भारतीय और अमेरिकी झंडे लहराए और भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का अमेरिका में जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर मोदी जी का आने का हमारे लिए इट्स अ बिग मैसेज फॉर द होल इंडियन डायस्पोरा
मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापारिक नेताओं और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय छात्र काफी उत्साहित हैं। ये छात्र दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क का अहम जरिया है। So Prime Minister Modi ji, welcome to Washington DC. It has also snowed yesterday, so it's like winter wonderland here for you. काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनका जो डायलॉग है उससे चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ेगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। पीएम मोदी और ट्रंप ने 27 जनवरी को फोन पर बातचीत के दौरान ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय साझेदारी की दिशा में काम करने का संकल्प जताया था। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम होने वाली है। वॉशिंगटन डीसी से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात संसद की, संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा भी देखने को मिला तो विधायी कामकाज भी देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर कानून लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। करीब 6 दशक से भी ज्यादा समय के बाद आयकर कानून में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका दशकों से देश इंतजार कर रहा था। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था, जिसमें लोकसभा की उत्पादकता लगभग 112% रही है, तो उधर राज्यसभा में भी आज हंगामे के बीच प्रश्नकाल में कामकाज होता दिखाई पड़ा। गुरुवार को लोकसभा में नए आयकर कानूनों से जुड़ा बिल पेश कर दिया गया। नया आयकर बिल 2025 पेश करने पर कांग्रेस और टीएमसी ने आपत्ति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की आपत्तियों का उत्तर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष से इस बिल को संसद की सेलेक्ट कमेटी भेजने का प्रस्ताव भी रखा। As the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया बिल लाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। नए आयकर बिल में 536 धाराएं और 23 अध्याय हैं। ये बिल पुराने इनकम टैक्स बिल 1961 की जगह लेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद नया आयकर कानून अधिक व्यवस्थित और वर्तमान कानून की तुलना में सरल होगा। पहले का आयकर कानून समय के साथ और विभिन्न संशोधनों के बाद काफी जटिल हो गया है, इसलिए इसकी जगह नया आयकर विधेयक लाया गया है। नए आयकर कानून से कानूनी विवादों और मुकदमों में कमी आएगी। नए आयकर कानून को सरल और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की आपत्तियों पर भी अपनी बात रखी। 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English. संसद की बाकी कार्यवाही की बात करें तो सुबह दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि बाद में राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। पेंशन स्कीम और अलग अलग टाइप की स्कीम जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती है, ये गवर्नमेंट ने पहली बार फूड सिक्योरिटी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के फूड सिक्योरिटी प्रदान की। आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। कुल मिला के वो 65 करोड़ लोगों को एक टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी की गई। पीएम मोदी ने दोनों सदनों में चर्चा का उत्तर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा पूरी की गई, जिसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया। पहले चरण के दौरान लोकसभा में करीब 112% कामकाज देखने को मिला। शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में आज का एक बड़ा विधायी कामकाज था। लोकसभा में नया आयकर कानून पेश किया जाना, क्या कुछ बड़े प्रावधान है, जल्दी से ये समझाने की कोशिश करते हैं क्यों आखिर 6-6.5 दशक के बाद जब इसमें बदलाव होने जा रहा है तो ये आम लोगों के नजरिए से बेहद खास है। पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को इसमें से हटाया गया है, इसलिए इसको लेकर आए हैं। जल्दी से तथ्यों का जिक्र करते हैं। मुकदमेबाजी कम करने में मिलेगी मदद, क्योंकि इसको पारदर्शी तरीके से बनाने की पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है।
असेसमेंट ईयर की जगह अब होगी टैक्स ईयर, यानी कि शब्दों का भी परिवर्तन करके उसको परिभाषित सही तरीके से किया गया है। डिजिटल एसेट्स पर लगेगा टैक्स। अगर जो डिजिटल एसेट्स हुआ करते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल एसेट्स उसको माना जाएगा और उस पर कैपिटल एक एसेट के तौर पर उस पर टैक्स भी लगेगा, यानी कि जो पूरी व्यवस्था को और पारदर्शी और एक तरीके से परिभाषित करेगा। टीडीएस और टैक्सेशन को बनाया गया है आसान और इसकी परिभाषा और शब्दों को भी सरलीकरण किया गया है। विवादों के समाधान के लिए होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया जाएगा ताकि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार के विवाद को तुरंत और सही तरीके से निपटाया जा सके। नए टैक्स रिजीम के साथ पुरानी टैक्स रिजीम भी लगातार जारी रहेगी। वित्त मंत्री भी इस बात को बजट भाषण में कह चुकी हैं। विदेश से आय पर भी नए टैक्स नियम होंगे और उसकी स्पष्टता भी रहेगी कि आखिर आपके ये आय है उस पर इतना कर बनता है। राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट के प्रावधान का भी जिक्र लगातार इसमें किया जा रहा है। विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स, एसएमई सेक्टर में टैक्स में रियायतों की जिक्र भी लगातार सामने निकल के आ रहा है। धार्मिक ट्रस्ट हो, सामाजिक संगठन हो, संस्थाएं हो और दान के द्वारा मिली एक तरीके से जो रकम होगी उसमें कर की छूट का प्रावधान रहेगा। तो ये भी अपने आप में नए कर के जो आईटी कानून है उसके प्रावधानों का हम जिक्र कर रहे हैं। घर अगर किराए पे दिया है उससे जो आय मिलती है उसके छूट के भी नए नियम होंगे और उसकी और स्पष्टता परिभाषित की गई और उस पर पारदर्शिता भी लाई गई है। कैपिटल गेन पर भी कराधान के नए नियम लागू होंगे। कैपिटल गेन टैक्स को लगातार जिक्र किया जाता है। इसी प्रकार से ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान अनिवार्य होगा ताकि हर चीज एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो सके। एनपीएस, ईपीएफ, बीमा पर टैक्स छूट को बढ़ाया गया है। इसका फायदा आम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड में भी निवेश पर कर का लाभ मिलेगा आम लोगों को, यानी कि आम लोगों को उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। टैक्स चोरी पर कड़े प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर आप सही से काम कर रहे हैं आपको फायदा मिलेगा, लेकिन जान के नुकसान कर रहे हैं तो आप एक तरीके से आप उसका जुर्माना भी लग सकता है, भुगतान में एक तरीके से आपको दंड भी मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक तरीके से प्रावधानों का भी जिक्र किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें तो नए जो कर कानून है उसमें कई प्रकार के फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, वो है वक्फ से जुड़ी हुई। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों ने विवाद पैदा किया। जेपीसी के अध्यक्ष और सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि विपक्षी सदस्यों की आपत्तियां नियमानुसार रिपोर्ट का हिस्सा है। तो गृह मंत्री ने कहा कि आपत्तियों को किसी भी रूप में शामिल करे जाने पर बीजेपी को, सरकार को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। इसके बाद भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर जमकर राजनीति करती नजर आई। संसद में जेपीसी रिपोर्ट, वक्त पर हुई चोट, रिपोर्ट पर संसद में तकरार, पक्ष विपक्ष में जंग आर पार। बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन यानी गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई। सुबह पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में दोपहर को रिपोर्ट रखने के दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा किया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद मेघा विश्राम कुलकर्णी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में रखा। इसके तुरंत बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाए और विपक्ष पर देशद्रोहियों का साथ देने की बात कही। अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। विपक्षी दलों के सांसदों का आरोप था कि जेपीसी रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। नोट में कुछ पॉइंट्स जो चेयरमैन को लगता है कि ये कमेटी के ऊपर में सवाल उठाता है तो उसको हटाने का अधिकार भी चेयरमैन के पास है। बाद में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि डिसेंट नोट के जिस भी भाग को हटाने पर विपक्ष आपत्ति जता रहा है उसे स्पीकर ने रिपोर्ट में शामिल करने को लेकर सहमति दे दी है, लिहाजा इस पर विवाद नहीं होना चाहिए।
421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। जिन चीजों को नियमानुसार है उसको हम जोड़ देंगे। दरअसल रिपोर्ट से उन वाक्यों को जेपीसी चेयरमैन ने हटाया था जिसमें जेपीसी के औचित्य पर ही सवाल उठाया गया था। ऐसा नियमों के मुताबिक ही किया गया। 8 अगस्त को लोकसभा में पेश होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी को भेजा गया था। अब जब संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट रख दी गई है, आगे सरकार जेपीसी के सुझावों पर विचार करेगी। फिर नए बिल को कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। उसके बाद संसद में बजट सत्र में वक्फ से जुड़ा बिल पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है। राजेश राज, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, बिल को लेकर क्यों आखिर इस प्रकार का घमासान मचा हुआ, कुछ तथ्यों और आंकड़ों से आपको हम जल्दी से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। वक्फ बोर्ड का कानून में बदलाव की अगर बात की जाए तो बोर्ड में महिला व अन्य धर्म के सदस्यों के शामिल करने का एक तरीके से प्रावधान करने की बात की गई है। इसको लेकर भी आपत्तियां लगातार आ रही हैं। कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कर सकेगा, इस प्रकार की संतुतियां जेपीसी के माध्यम से की जा रही हैं। वक्फ संपत्तियों के हक का निर्धारण कलेक्टर कर सकेगा। कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी जो जिले में हुआ करते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन अब यह फैसला एक तरीके से है कि आप हाई कोर्ट या अन्य अदालतों में भी जा सकते हैं। इस प्रकार के बदलाव की बात की जा रही है। मौजूदा समय में विवाद के लिहाज से बात की जाए तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। 58,000 से ज्यादा अधिक शिकायतें इस वक्त एक तरीके से लंबित हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। इनमें से राज्य वक्फ बोर्ड में लगभग 13,000 के आसपास मामले लंबित हैं, शिकायतें वहां पे लंबित हैं, और वक्फ ट्रिब्यूनल में लगभग 41,000 मामले अभी लंबित हैं, जिनमें ये शिकायतों को लेकर लगातार बातचीत या कहा जाए सुनवाई चल रही है। करीब 10,000 से ज्यादा मामले तो खुद मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने ही वक्फ बोर्ड में किए हुए इस प्रकार की वक्फ की संपत्तियों को लेकर। इसलिए हजारों मामले एक तरीके से लंबित हैं, जिनकी सुनवाई लगातार चल रही है। वक्फ संपत्तियों पर विवाद के लिहाज से अगर बात की जाए तो संशोधित वक्फ एक्ट में क्या प्रावधान है? 6 महीने में केस की सुनवाई हो, फैसला नहीं होने पर 6 महीने समय बढ़ाया जाए। यह संशोधित वक्फ एक्ट की बात है, जबकि जेपीसी की सलाह है कि इस समय सीमा को हटाने की सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार से जो सिफारिशें जेपीसी के माध्यम से आई हैं, हम उसका भी जिक्र करते हैं। अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि संशोधित वक्फ एक्ट में कहा गया है कि संपत्ति नोटिफाई करने के 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना एक तरीके से अनिवार्य होगा, जबकि जेपीसी की सलाह की समय सीमा को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए, जो कि ज्यादा व्यवहारिक होगा। इसी प्रकार से अगले तथ्य की बात करें तो वक्फ संपत्ति पर बोर्ड का आदेश आखिरी होगा, 60 दिन में अपील का प्रावधान होगा। ये एक तरीके से मौजूदा समय में है। जेपीसी का कहना है कि आखिरी शब्द मतलब वो अंतिम है, इस आखिरी शब्द को हटाया जाए और अपील की सीमा 60 से 90 दिन की जाए, तो ज्यादा व्यवहारिक होगी, क्योंकि वो अंतिम नहीं हो सकता वक्फ बोर्ड का फैसला। 21 साल से कम गैर मुस्लिम सदस्य को वोट के माध्यम से हटाया जा सकता है, यह मौजूदा समय का प्रावधान है। जबकि जेपीसी कह रही है कि साहब गैर मुस्लिम को हटाना गलत है और 21 साल की समय सीमा भी जारी रखी जाए। तो यह अपने आप में 2 प्रावधानों को बदलने की सिफारिश जेपीसी कर रही है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 8 से 11 सदस्य की बात है, जबकि सदस्यों के अलावा इस बार 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इस बात की संतुति या कहा जाए जेपीसी सिफारिश करती नजर आ रही है। उसमें 2 महिला सदस्यों का भी जिक्र किया जा रहा है। संशोधित वक्फ एक्ट के लिहाज से कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की जांच करने का अधिकार है। अगर किसी ने गलत तरीके से उसको घोषित किया है तो उसकी जांच का अधिकार कलेक्टर के पास है। जेपीसी कह रही है कि साहब जांच का अधिकार कलेक्टर रैंक के ऊपर के किसी अधिकारी को दिया जाए, जिसका नामित जो की है वो वहां की राज्य सरकार करे, तो यानी कि और उच्च अधिकारी इसका एक तरीके से फैसला करेगा। इसी तरीके से वक्फ संपत्ति का 6 महीने में पोर्टल पर पंजीकरण की बात है, जबकि जेपीसी कहती है उचित कारण होने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, यानी उसको और व्यवहारिक बनाने की बात की जा रही है। दान की संपत्ति नोटिफाई होने से 2 साल के भीतर ही ट्रिब्यूनल में चैलेंज संभव है, जबकि जेपीसी कहती है समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। जेपीसी इस बात को कह रही है कि साहब इस समय सीमा को बढ़ा दीजिए। अगले तथ्यों पर अगर जल्दी से नजर डालें तो हम कह सकते हैं किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बनी दिखाई पड़ रही है। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील संभव है, जबकि जो मौजूदा समय के लिहाज से अगर बात की जाए उसमें रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाने की जो संभव है वो अपील कर सकते हैं और वहां पर भी जाके अपनी बात रख सकते हैं। वो अंतिम फैसला नहीं होगा। ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं दे सकते हैं चुनाव, तो ये मौजूदा व्यवस्था है, जबकि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा सकते हैं हाई कोर्ट तक और वहां पर भी अपनी बात को रख सकते हैं। ये एक तरीके से नए प्रावधानों का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह से मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्यों की जमीन ऑटोमेटिक हो जाती है वक्फ की संपत्ति, जबकि अगर बिना दान की हुई किसी जमीन पर मस्जिद या अन्य इस्लामिक गतिविधियों को चलाने वाली कोई जमीन है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की नहीं होगी अगर वो दान नहीं दी गई है। इस प्रकार का नए प्रावधानों को संतुति की जा रही है।
साथ ही साथ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी, ये पहला प्रावधान था। और अभी ये कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इसको और व्यवहारिक बनाया जा सके। एक तरीके से प्रावधान की तरीके से लिहाज है तो अपने आप में तो ये तमाम वो प्रावधान है और इसी विषयों पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं फिलहाल। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। सीधे वर्मा जी के म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे जेपीसी की रिपोर्ट जो कि वक्फ थी, आज संसद में पेश की गई, लेकिन उस पर हंगामा लगातार बरपा हुआ। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे विशेष से। वक्फ की लड़ाई जेपीसी की रिपोर्ट पर आई, क्योंकि अब जेपीसी की रिपोर्ट पर भी पक्ष विपक्ष में लड़ाई छिड़ गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मे जी हैं। शाजिया जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी कांग्रेस के नेता दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शाजिया जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब विपक्षी नेता जो तमाम दलों के थे उनका जो डिसेंट नोट था उसको भी आपने रिपोर्ट में जगह नहीं दी। उनकी जो असहमति है उसके साथ आपकी सहमति नजर नहीं आ रही है सरकार की। शाजिया जी। जी देखिए, बहुत सारी बातों जिनका बयान किया गया है वो बिल्कुल गलत बयानी है, क्योंकि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात कि 1954 में जब वक्फ बिल लाया गया तो वो जाहिर है संविधान बनने के 4 साल बाद, उसके इम्प्लीमेंट होने के 4 साल बाद आया और उसका जिक्र कभी कहीं भी संविधान में नहीं है, तो वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरी और बड़ी बात, 1995 में 1995 में जब उसका संशोधन किया गया तो असीमित पावर और शक्ति उसको दी गई, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले को आखिरी फैसला माना गया और देश की किसी भी अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये माना गया।
और आप इसी के तहत देखिए कि लगातार चाहे वो कर्नाटक स्टेट बोर्ड हो या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड वक्फ बोर्ड हो, जिसके तहत एक बार खुद ममता बनर्जी ने कई साल पहले जब ज्योति बसु की सरकार थी तो वक्फ के करप्शन को लेकर उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन तक दी थी और उस पर तहकीकात करने की बात कही थी। और हाल में देखिए जब अमानतुल्लाह बने तो उन्होंने हारून यूसुफ को कहा कि उन्होंने करप्शन किया और मैं एक्शन लूंगा, और अब खुद जब बन गए तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो लगातार एक भू माफिया की तरह से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, और वक्फ बोर्ड का इसका मतलब है औकाफ, इंसाफ, गरीबों के लिए काम करना, मदद करना, खिदमत करना। तो उसमें उस तरह का काम हुआ ही नहीं है। अगर कोई भी इनसे पूछे कि भाई आप क्यों रोक रहे हैं ऐसी चीज को जिससे गरीबों का जरा सा भी की जिंदगियों पर फर्क नहीं पड़ा है, कितने आपने मेडिकल इंजीनियरिंग। शाजिया जी, लेकिन वो तर्क ये है कि ये एक धार्मिक मामला है और ये संवैधानिक हक के तौर पर मिला हुआ है, अपने धर्म के माध्यम से मानना। मैं उसी सवाल को लेकर रहा हूं, तो आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं सरकार के थ्रू, ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए, इसको हिंदू मुस्लिम मामला बनाया जा रहा है और धार्मिक मामला बनाया जा रहा है, लेकिन सच पूछो तो ये एक भू माफिया बनाम गरीब मुसलमान का ये मामला है, और ये इस्लाम मतलब मुसलमानों के बीच का ही मामला है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे गैर मुस्लिम आबादी भी इससे अफेक्टेड है, क्योंकि ऐसे भी कई मंदिर हैं जिनको वक्फ की जमीन करार दिया गया है। लेकिन मुख्य तौर पर जो वक्फ का मकसद है तो वो उससे बहुत ही दूर है, और बहुत से जो पेटिशनर्स और लिटिगेंट्स हैं इसको लेकर चुनौती दे रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। तो इसको अगर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए तो मैं इसको कहूंगी कि धार्मिक धर्म को इस्तेमाल करके एक लैंड माफिया क्रिएट करना, लगातार करप्शन करना, इलीगल सेल डीड बनाना, अवैध कब्जा करना और उसकी कोई पूछताछ नहीं करना और पूरी तरह से उसमें घालमेल करना, ये भी तो धर्म का हिस्सा नहीं है। जी, आप जो बात कह रही है, अभी हमने तथ्य दिखाया कि 10,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मुस्लिम समुदाय के माध्यम के लोगों के माध्यम से ही दी गई। विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद। विजय जी, इसको लेकर जो संसद में जेपीसी की रिपोर्ट आई, इसको लेकर जो एक टेक्निकल इशू था कि साहब जो विपक्ष का जो एक तरीके से डिसेंट था या उनकी आपत्तियां थी उसको अनेक्शर में डाल दिया गया, मेन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था। आप संसदीय पूरी प्रक्रिया को बहुत लंबे दशकों से उसको पत्रकारिता की नज़र से देखते रहे हैं, इस तकनीकी बात को कैसे समझाएंगे कि आखिर जो विपक्ष कह रहा है वो उसके बहुत मायने हैं या नहीं है? देखिए, उनकी आपत्ति हो सकती है लेकिन वो रिपोर्ट का हिस्सा है कुल मिलाकर। और जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, उन्होंने भी इसको साफ किया। और फिर जब लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई है, 6 सांसदों ने मुलाकात की है, उसमें भी उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, शिकायतें थी, ओवैसी साहब उसमें है, तो जो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी बातों को मान लिया, उनकी शिकायतों को मान लिया। तो मेरे ख्याल से वो टेक्निकल इशू अब खत्म हो गया है। और जेपीसी को 2 बातें समझनी चाहिए। जेपीसी सरकार ने बनाई ताकि उस वक्त बिल पर ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा विस्तार से चर्चा हो सके। उस पर कमेटी की जितनी बैठकें हुई उसमें तमाम तरीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उसके बाद इस रिपोर्ट को रखा गया। जी, मान लीजिए ये गलत भी है। और एक और बात समझनी चाहिए कि जेपीसी की रिपोर्ट सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है। जेपीसी बनाई जाती है कि एक इशू पर ज्यादा स्टडी किया जा सके, विस्तार से स्टडी किया जा सके। लेकिन जेपीसी जो आज रिपोर्ट दे दी वो भी जरूरी नहीं है कि सरकार उसको माने। सरकार जब बिल लाएगी तो हो सकता है जितनी बातें हुई है उन सब बातों को भी उसमें रखा जाए। मुद्दा क्या है महत्वपूर्ण कि क्या आप वक्फ बिल को या वक्फ बोर्ड को धार्मिक मुद्दा मानते हैं या सिर्फ जमीनों का मुद्दा मानते हैं? बेसिक प्रॉब्लम ये है। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो ये मानता है कि भाई ये धार्मिक मसला है, मजहब का मसला है, और इसलिए सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। और उसमें भी वो जो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात है उस पर चर्चा हो। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड ने जो मकसद से बनाया गया, जिसका शाजिया जी ने जिक्र किया, उसको किया है? गरीब, पसमानदा और जो निचले तबके के मुसलमान हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको कोई मदद मिली है? या जो अमीर लोग हैं वो उस कब्जा करने में कामयाब हुए? ये जो जमीनी स्थिति है, इसीलिए शायद इस बात को लेकर लगातार एक इस बदलाव की बात कही जा रही है। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि विपक्ष, इसमें खासतौर से कांग्रेस, मुखर थी इस बात को लेकर कि साहब ये मसला जेपीसी में जाए, उसके बाद तय हो कि आखिर क्या होना है। अब जब वो रिपोर्ट आ रही है तो फिर एक तरीके से विरोध हो रहा है। आज बहिर्गमन किया गया संसद की कार्रवाई से, जब रिपोर्ट पेश हुई तो ये जो विरोध दिखाई पड़ रहा है, फिर तो इसीलिए शायद आरोप लगता है ना तुष्टीकरण की नीति को लेकर। दुष्यंत जी, लेकिन बात तुष्टीकरण की नहीं है, बात संवैधानिक मर्यादाओं के और संसदीय परंपराओं के पालन की है।
अभी विजय त्रिवेदी जी ने कह दिया कि जरूरी नहीं है सरकार जेपीसी की रिपोर्ट को मांगे, तो सरकार ढोंग कर रही थी, जेपीसी का आमराय बनाने का ढोंग कर रही थी। ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये माइनॉरिटीज के प्रति अच्छी भावना नहीं रखती। देखिए हमारी बहन यहाँ पे पैनल में मौजूद है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, कोई मुस्लिम आप देखेंगे ज्यादातर राज्यों में कोई मंत्री नहीं है पहले। तो माइनॉरिटीज के प्रति इस सरकार की भावनाओं का इससे पता चलता है। आपने कांग्रेस के नेताओं का जो डिसेंट नोट था, जो उनकी असहमति थी, उनको आपने जगह नहीं दी, रिपोर्ट में जगह नहीं है उनको। सर वो रिपोर्ट का हिस्सा है सर, दुष्यंत जी वो रिपोर्ट का हिस्सा है, ये सदन के पटल पे ये बात आई है तो उसमें उसका हिस्सा हो। लेकिन अगर आप संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कांग्रेस पार्टी और अध्यक्ष जी खड़गे साहब चाहते हैं कि वो फिर से अच्छा दुष्यंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दुष्यंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दुनिया के कोई भी देश है, दुनिया का कोई भी दुष्यंत जी वहां माइनॉरिटीज के हकों की, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस की आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि संसदीय परंपराओं का सरकार ने सही से निर्वहन नहीं किया, अन्यथा वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होने जा रहा है उसके लिए सरकार के साथ खड़ी हुई है कांग्रेस? इन दोनों बातों पे स्पष्टता थोड़ा दीजिए। देखिए स्पष्टता बिल्कुल है, खड़गे जी ने सदन में कहा है जब तक आम राय नहीं बनेगी सरकार की इस बिल पे, विपक्ष को आप विश्वास में नहीं लेंगे, सरकार को तब तक बचना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, आम राय बना के आना चाहिए। ठीक है शाहजिया जी, आप सरकार आम राय बनाने में तरीके से सही साबित नहीं हो रही है, ना विपक्ष को सही तरीके से विश्वास में ले रही है, और संसदीय परंपराओं का सरकार या कहा जाए बीजेपी पार्टी सही से निर्वहन नहीं कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए हम निश्चिंत भाई की इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मामले को कंफ्यूज ना किया जाए, कितना प्रतिनिधित्व है मुसलमानों का, उनकी नुमाइंदगी कितनी है, चाहे वो बीजेपी में हो या फिर संसद में हो, वो अलग मसला है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ वक्फ बिल के संशोधन की, और अगर आप उसे पढ़ें इसको और देखें इसको, चर्चा करें इसकी, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी अनियमितताएं हैं, कितनी गड़बड़ है, और हर एक स्टेट बोर्ड में लगातार इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। राजेंद्र सचर कमेटी ने इस बात को उठाया, के रहमान खान ने जब इसी पर एक रिपोर्ट बनानी थी, उन्होंने कहा है कि वक्त की जरूरत है कि इसमें संशोधन किया जाए और ऐसी सख्त कार्रवाई हो और कानूनी इसमें प्रक्रिया तेज हो, ताकि जितना भी इसमें गड़बड़ घोटाले हैं, जितना भी करप्शन की गुंजाइश है और जो हो रहा है वो आप बताएं। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दिल्ली के वक्फ बोर्ड में क्या हुआ है, तो आप लगातार देखेंगे कि वही लोग, चाहे वो मुतवल्ली हो या बोर्ड के और लोग हों, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो गरीब लोगों जिसका जिक्र भी किया विजय भाई ने, तो आप उनको कौन पूछने वाला है? जबकि पूरा मकसद अगर आप पढ़ेंगे वक्फ क्या है, औकाफ, इंसाफ, गरीबों के लिए, पसमंदा के लिए, तलाक याफ्ता हमारी जो बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं। आप इतनी ज्यादा जमीन डिफेंस और रेलवे के बाद, और सोचिए तो अगर जहां तक बात है लैंड होल्डिंग की या लैंड पार्सल की या जमीनों के कब्जे की, तो ऐसी कौम जिसके पास डिफेंस और रेलवेज के बाद इतनी बड़ी संपत्ति हो, इतनी ज्यादा जमीन हो, और वो कौम सबसे गरीब है, इसका हवाला कौन देता रहता है? यही सारी पार्टियां जो अपने को सेक्युलर कहती हैं। लेकिन ये सारी पार्टियां जो हैं, जिनके लिए वो बात करती हैं, उसके लिए काम नहीं करना चाहती और चाहते नहीं है कि गरीबों को ये फायदा मिले, और जानबूझकर बड़े सोच समझकर शातिर दिमागी के साथ उन लोगों में जो कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं कभी कभी, और बाकी लोग हैं जो पावरफुल हैं, उनके हाथ में वक्फ बोर्ड्स का कंट्रोल दे देते हैं, जो अपने मर्जी से उसको चलाते हैं। विजय जी सवाल ये भी है कि जब पूरे इतने दशकों तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो हालात क्या है देश के मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों के, वो भी सच्चाई आपने देखी है। क्या आज भी उसी परिपाटी पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है? एक छोटा सा जवाब आपसे विजय जी। वोट बैंक की राजनीति तो है ही। आपने देखा था कि अभी जब 3 तलाक का बिल आया था पिछली बार सरकार में, तो उस पर भी कहा गया था कि बहुत बवंडर हो जाएगा, कुछ बवंडर हुआ, बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने उसका स्वागत किया है, लगातार उस पर काम किया गया है। और इसमें जो भी परेशानियां हो वक्फ बिल को लेकर, उस संशोधनों को रखा जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। और गैर इस्लामिक में एक जिक्र, दुष्यंत जी तो बहुत विद्वान लोग हैं,
शाजिया जी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो दुनिया के इस्लामिक देश हैं, क्या आपका वक्फ की प्रॉपर्टी पर के वक्फ बोर्ड के तहत काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड ही नहीं है सर वहाँ तो। चाहे वो टर्की हो या जॉर्डन हो, है ही नहीं वक्फ बोर्ड वहाँ पे। तो शाजिया जी जैसे बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल 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 वो चल रहा है, साजिश चल रही है, क्योंकि परसेप्शन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है आनंद। और भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये समझाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है। जब तक आप इस बात को वो नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, तब बिल्कुल। और कैसे वो एक तरीके से बहुतायत में उन्हीं लोगों के हक में, खासतौर से गरीब तबके को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल इतनी अनुमति दे रहा है। शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान से पुलिस ने की है पूछताछ। क्या है पूरी खबर, इस पे होगी हमारी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पर हमने डाली है नजर, उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात संसद में वक्फ पर तकरार, ये लगातार आज की बड़ी खबर थी, इससे हमने आपको रूबरू कराया, उस पर चर्चा भी की। 64 साल के बाद आयकर कानून में होगा बदलाव, ये बिल पेश किया गया, सिलेक्ट कमेटी को गया है लोकसभा में। संसद के बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें उत्पादकता लोकसभा की 112% रही थी। तो अपने आप में ये खबरों पे हमने अभी तक नजर डाली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद आप विधायक जामिया नगर थाने में शाम 5:30 बजे पहुंचे, जहां पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। आइए आपको बताते हैं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या है पूरा मामला। जामिया नगर में अपराध शाखा के ऑपरेशन में बाधा डालने का उन पर आरोप लगा था। इस आरोप के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी FIR। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की, तो उस दौरान ये पूरा मामला आया। विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शहबाज खान भागने में सफल रहा और एक तरीके से पुलिस के काम को रोकने की आरोप लगा। पुलिस का आरोप है कि खान और उनके समर्थकों ने जानबूझकर पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया ताकि अपराधी भाग सके, और ये तरीके से आरोप लगाया। आरोप है कि आप नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसकी वजह से गहमा गहमी की स्थिति बनी। अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई FIR में धारा 221, 132 और 121A लगाई गई है, जो कई प्रकार के जो आपराधिक एक तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये अपने आप में पूरी खबर थी, जिसके बाद में एक तरीके से उनको आज बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद जाना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे काशी तमिल संगम के तीसरे जो संस्करण में किस प्रकार से शुरुआत होने जा रही, क्या है पूरी खबर, विस्तार से उस पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है।
मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। 15 फरवरी से काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। तमिलनाडु से 1000 प्रतियोगी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2022 में पहली बार इस संगमम की शुरुआत हुई थी, जिसके चलते दो बड़ी और पुरातन सभ्यताओं को लेकर आज की पीढ़ी को नई जागरूकता देखने को मिली। इस बार भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से काशी और तमिल की सभ्यता के बीच में जुड़ाव को गहनता से दर्शाया जाएगा। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आयोजन आगामी 15 से 24 फरवरी तक होगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें 200 के 5 समूहों में बांटा गया है। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक, पेशेवर, किसान, कारीगर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाएं, शोधकर्ता और स्टार्टअप से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल छात्रों का एक समूह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। प्रतिभागियों को काशी के अलावा प्रयागराज महाकुंभ जाने और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन का भी मौका मिलेगा। काशी तमिल संगमम 3.0 अभी ये तीसरा एडिशन है। हमारे ये विशेष है कि अभी कुंभ के साथ, महाकुंभ के साथ ये हो रहा है। अभी 5 ट्रेन यहाँ से जा रहे हैं। अभी 1200 आदमियां अब हमारे तमिलनाडु से काशी जा रहे हैं। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा, 10 दिन के लिए कल्चरल प्रोग्राम होगा। इसका इनॉग्रेशन 15th है। तो यहाँ भी फर्स्ट ट्रेन यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ से जा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का पहला समूह गुरुवार को विशेष ट्रेन से चेन्नई से वाराणसी के लिए रवाना हुआ, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षण केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना और इसकी जड़ों को मजबूत करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर आधारित इस कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में हुई थी, जिसमें करीब 2500 लोग शामिल हुए थे, जबकि दूसरे संस्करण में करीब 1400 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस साल काशी तमिल संगमम की मूल थीम ऋषि अगस्त्य के ऊपर रखी गई है और कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज।